Do you know, if Washington doesn't like what a country is doing, they can flip a switch and cut them off from the global economy entirely. That is called dollar hegemony, because the world trades in dollars. Hello everyone, I know you all are liking this series on dollar too very much. The kind of response I am getting, that is absolutely fantastic. Thank you so very much for liking us. Please do follow, do subscribe for such absolutely amazing videos. Okay, we know you are eagerly waiting for the story to continue. So we are back with the part 3 of this interesting lecture on currency. अभी तक हमने देखा how the dollar became the universal currency. दुनिया में इतनी सारी सुपर पावर्स हैं, लेकिन क्यों सबकी करेंसी छोड़कर डॉलर को ग्लोबल करेंसी बना दिया गया? दूसरे देशों की क्या मजबूरी थी कि उन्हें यूएस डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए मजबूर किया गया? Now that I have established the dollar's dominance, I can show how that strength is used as a weapon. चाहे कितनी भी बड़ी सुपर पावर हो, चाहे वो रशिया हो, अगर यूएस सैंक्शंस लगाता है तो क्यों उस देश की इकोनॉमी रातों रात ठहर जाती है? और क्यों सिर्फ यूएस के सैंक्शंस की बात होती है? बाकी देश सैंक्शंस लगाए तो क्यों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? डॉलर को यूएस द्वारा एक तरह से हथियार बना दिया गया है, जिससे वे दूसरे देशों को कंट्रोल में रखता है। इसके पीछे का असली कारण क्या है? एंड फाइनली द डी-डॉलराइजेशन एंड द चेंजिंग लैंडस्केप, राइट? सो टू रियली गेट अ फील फॉर द डॉलर्स पावर, you have to see it in action. So let's start with a really simple but kind of scary question. What actually happens when countries try to step outside the system? I mean, when a country or its leader tries to back away from the dollar? Well, the answer tells you everything you need to know about the high stakes game of global finance. You know, the consequences can be severe. History gives us some really stark examples. Let's see that. जब ये फैसला लिया गया था ना कि ऑयल सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर्स में ही बेचा जाएगा, कुछ अरब के लीडर्स थे जिन्होंने खुले तौर पर इसका विरोध किया था कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ऑयल सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स में बेचा जाएगा। और जब भी ऐसे केसेस आए हैं, यूएस ने अपनी मिलिट्री सुपर पावर होने का फायदा उठाकर अलग अलग तरीकों से उन आवाजों को चुप करा दिया। और यूएस ने ये सभी एग्जाम्पल सेट कर दिए थे। और यही कारण है कि अब कोई भी यूएस के साथ पंगा लेने से पहले 10 बार सोचता है। जैसे साल 2000 में इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने डॉलर का यूज करने से मना कर दिया था। सद्दाम हुसैन ने ऑयल को यूरो में बेचना शुरू किया। देश के ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम के सारे ट्रांजैक्शंस यूरो में शुरू किए। एंड ए फ्यू इयर्स लेटर ही वाज ओवरथ्रोन एंड आफ्टर सम टाइम उनको फांसी दे दी गई थी। इन लिबिया, गद्दाफी प्रपोज्ड अ यूनिफाइड गोल्ड बैक्ड अफ्रीकन करेंसी टू कॉम्पीट विद द डॉलर। लिबिया ग्लोबल ऑयल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये प्लान उस समय भी रुक गया, लेकिन उनके देश में एक सिविल वॉर शुरू हो गया और गद्दाफी को हटा दिया गया। ईरान, जिसके पास दुनिया का लगभग 10% ऑयल रिजर्व था और दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल रिजर्व था, उनका 45% ट्रेड यूरोपियन देशों के साथ हो रहा था। ईरान announced plans for an oil exchange that would trade in euros. And what happens? They get slammed with some of the harshest sanctions in the modern history. ये प्लान भी उसी समय रुक गया। क्रिप्टो करेंसी के साथ क्या हुआ आप सभी जानते हैं। और रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, उससे न केवल रशिया को बल्कि कई कंट्रीज को बहुत नुकसान हुआ है। इसीलिए यूएस के साथ कभी भी कोई डिफरेंसेस नहीं लाना चाहता है। The message here is blunt and clear. If you challenge the dollar, you are pretty much challenging the United States itself. And that comes with a very, very heavy price. Right? Alright. So if the dollar is not backed by gold anymore, what was its power today? आपने SWIFT नेटवर्क का नाम सुना है? Do you know the power of SWIFT? यही वो पावर थी जिसके माध्यम से डॉलर आगे बढ़ता था। अब ये स्विफ्ट नेटवर्क क्या है? देखिए, जैसे जब आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं ना, एनईएफटी, आरटीजीएस सब करते हैं, तो हमें कुछ डिटेल्स की जरूरत पड़ती है ना, कुछ कोड्स, आईएफएससी कोड वगैरह वगैरह। ये यूनिक कोड होते हैं। इन्हीं के द्वारा हमें अपने पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में हम ट्रांसफर कर पाते हैं। इसी तरह से जब किसी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को करना होता है, तो उसके लिए भी एक सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल की जरूरत होती है, जिससे कि इंटरनेशनल बैंक ये जान सके कि किस बैंक से पैसा
ट्रांसफर करना है। पहले टेलेक्स का उपयोग किया जाता था, ये एक एनालॉग सिस्टम था। इसका जब यूज करते थे तो बैंक के डिटेल्स मैनुअली भेजे जाते थे कि इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, इतना करना है वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बाद एक सिक्योर्ड ऑटोमेटेड मैसेजिंग सिस्टम स्विफ्ट नेटवर्क आता है, जो इंटरनेशनल बैंक्स को बताता है कि किस देश की किस ब्रांच का बैंक पैसा ट्रांसफर करना चाहता है। और जब स्विफ्ट एकदम सिक्योर्ड रूप से मैसेज भेजता है, उसके बाद ही पैसा ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं इंडिया से किसी को यूके में पैसा भेजना चाहती हूँ, तो मैं पहले लोकल बैंक एसबीआई में जाऊंगी, उन्हें स्विफ्ट कोड और बाकी डिटेल्स दूंगी अकाउंट की, जिससे एसबीआई को पता चल जाए कि मैं यूके में बैठे मिस्टर एक्स के इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहती हूँ। अब अगर एसबीआई का बैंक ऑफ यूके के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन है तो वो पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा और मिस्टर एक्स को मिल जाएगा। लेकिन अगर उनका बैंक ऑफ यूके के साथ इंटीग्रेशन नहीं है तो ऐसे में एक कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक की जरूरत पड़ती है जो यूएस में है। वो स्विफ्ट कोड और डिटेल्स लेते हैं और पूरे ट्रांजैक्शन को यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं और आपका ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि स्विफ्ट कैसे काम करता है। अगर कोई देश स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर हो जाता है तो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा, वो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा, उसकी फॉरेन फंडिंग सब कुछ रुक जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। यहाँ तक कि जो लोग सोशल मीडिया से यूट्यूब से पैसे कमाते हैं उनके पैसे भी उन तक नहीं पहुंचेंगे। किसी देश को स्विफ्ट बैंक से निकालना एक तरह से फाइनेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की जैसा है और इस स्विफ्ट नेट के सिस्टम में पूरा कंट्रोल इनडायरेक्टली यूएस का है। इसमें लगभग 2400 शेयर होल्डर्स हैं और ये जो है इस पूरे नेटवर्क को अपने 25 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से चलाते हैं। So we can say US has built really powerful arsenal of financial weapons to enforce the dollar's rule, a powerful weapon of foreign policy, and at the heart of this weapon is a system called SWIFT. So we can say SWIFT is like a central nervous system of global finance, right? It becomes almost impossible for any country to get paid for their exports or to pay for their imports if they are out of SWIFT system. So their entire economy can be crippled literally overnight, the way US done with Iran और रशिया also. तो इन्हीं वजह से हम कहते हैं कि यूएस ने डॉलर को एक वेपन बना लिया है और डॉलर की वजह से यूएस को एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है जो मिलिट्री पावर से भी कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जो देश यूएस की बात नहीं मानते हैं तो डॉलर के कारण उनकी इकोनॉमी रातों रात ज़मीन पर लाई जा सकती है। वास्तव में यूएस करता क्या है? यूएस सैंक्शंस लगाता है। आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि यूएस ने इस देश पर सैंक्शंस लगाए हैं या इस पर्टिकुलर चीज़ पर सैंक्शन लगाए हैं। द पावर गोज इवन डीपर विद द पावरफुल वेपन ऑफ सैंक्शंस एंड दीज सैंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स. First one is the primary sanction and the other one is the secondary sanction. The primary one is very straightforward. They forbid American companies from doing business with a target company. जब यूएस की कंपनीज ऐसा करती हैं तो उसके साथ यूरोपियन कंपनीज भी हट जाती हैं और उस पर्टिकुलर देश का जो स्टॉक मार्केट है ना वो गिर जाता है। नुकसान के कारण सारे इन्वेस्टमेंट रुक जाते हैं। कोई भी सैंक्शन देशों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। यूएस और यूरोपियन कंट्रीज से सभी देश इतना जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर इतनी डिपेंडेंसी है कि वो फिर उस देश पे जिस पे सैंक्शन लगता है उससे वो दूरी बना लेते हैं। ठीक है, उन्हें भी डर लगता है कि कहीं हमारे ऊपर भी कहीं बैन ना लग जाए और बैन लगने के कारण उनका एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और मनी ट्रांसफर भी अफेक्ट होगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंडरी व्हिच इज द रियल वेपन. They target the rest of the world, to Europe, to Asia, to everyone. They basically say that any company anywhere on the planet that does business with the sanctioned country will also be cut off from the entire US financial system. And since every country needs dollars to survive, this is an incredibly powerful threat. It's a move that can totally isolate a nation from the global economy. जैसे कि ईरान के साथ हुआ था, उन्होंने ईरान पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए थे। इंडिया को ईरान से ऑयल लेने में फायदा था, लेकिन फायदा होने के बावजूद इंडिया ईरान से ऑयल नहीं खरीद सकता था। ठीक है, क्यों? सैंक्शंस के कारण। देखो, कोई और कंट्री भी अगर चाहे कि वो सैंक्शन लगा दे और अनाउंस कर दे कि हमने इस कंट्री पर सैंक्शन लगा दिया है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उनकी जो भी करेंसी है उसका वो वैल्यू ही नहीं है जो कि डॉलर का वैल्यू है, राइट? और ना ही उन लोगों के पास स्विफ्ट नेटवर्क जैसा कोई सिस्टम है। ओके, इसलिए हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि जब भी यूएस सैंक्शन लगाता है
तो ये लोगों पर बहुत भारी पड़ता है। अभी जब यूएस ने रशिया पर सैंक्शन लगाए थे तो सभी देश पीछे हट गए थे, लेकिन इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदा। वास्तव में यूएस को चाइना की वजह से इंडिया से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यूएस इंडिया को चाइना के खिलाफ एक काउंटर के रूप में देखता है, इसलिए इंडिया के साथ यूएस ज्यादा कुछ नहीं कर सका। लेकिन अगर कोई दूसरा देश ऐसा करता ना तो उसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता। मेरा मतलब यह है कि यूएस की इकोनॉमिक पावर जो उसकी मिलिट्री पावर से भी ज्यादा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और अगर कोई इस इकोनॉमिक पावर को कमजोर करने की कोशिश करता है तो उनकी मिलिट्री पावर बाहर आती है, और अमेरिका की मिलिट्री पावर के सामने कोई खड़ा नहीं होना चाहता है। इनफैक्ट प्रेजेंट में तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर आपको याद हो, जब यूक्रेन वॉर में बाइडेन ने रशिया पर स्विफ्ट बैन लगाया था ना, तो लोगों ने बोला था कि यूएस अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि इससे न केवल रशिया पर सैंक्शन लगा था, बाकी दूसरे देशों को भी नुकसान हुआ था और इनडायरेक्टली यूएस पर भी इम्पैक्ट तो पड़ा ही था। इसलिए बहुत सारे देश ये सारी चीजें होने के बाद से डॉलर के ऑल्टरनेटिव की तलाश कर रहे हैं। सो दैट ब्रिंग्स अस टू टुडे, द ड्राइव फॉर ऑल्टरनेटिव्स, द राइज ऑफ local currencies. For decades, this system has been functioning like this, but lately a lot of countries are looking for a way out. They want to break free from being so dependent on the dollar. They are tired of having their economies tied to the whims and fancies of another country. And this whole movement to find an alternative is called de-dollarization. The de-dollarization movement. And it is not just talk. This is really happening. The countries challenging the system are not small players. डॉलर से परेशान होकर चाइना, रशिया, अर्जेंटीना, ब्राजील से लेकर साउथ अफ्रीका तक सभी डॉलर पर अपनी डिपेंडेंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे पूरी तरीके से तो छोड़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश तो की ही जा सकती है ना। चाइना ने अपने यूएस बॉन्ड्स को कम किया और उन्हें बेच दिया। इराक जो एक बड़ा ऑयल सप्लायर है, उसने कहा कि हम युआन में ऑयल बेचेंगे। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, बात करेंगे हम इसकी अपने एक लेक्चर में, उसने भी स्टेटमेंट दिया कि वे लोकल करेंसी का उपयोग करेंगे। सऊदी और चाइना ने युआन में अपना पहला ट्रांजैक्शन किया, जिससे यूएस बहुत अपसेट हो गया। यूएस और सऊदी में बैक टू बैक मीटिंग्स भी हुई। रशिया ने भी घोषणा की कि वो ऑयल से आने वाले पैसे को युआन करेंसी में रिजर्व करेगा। इंडिया और यूएई ने भी एक एग्रीमेंट किया है कि हम अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस को इस तरह से आउटकास्ट करना संभव नहीं है। हर 10-15 साल में कुछ कंट्रीज ऐसा करते हैं जब वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं पाते हैं। रशिया हैज बीन deeply hit with the sanctions recently. Both Russia and China are doing more and more trade in their own currencies. When a country like Saudi Arabia, one of the original architects of the petrodollar system, recently sold oil to China for the first time ever using the Chinese yuan, it was a massive signal to the rest of the world. It is a tiny crack for sure, but it is a crack in a foundation that has been solid for nearly a century. And you are seeing more and more direct deals like India and the UAE agreeing to trade using their own currencies, cutting the dollar out of the loop completely. Brazil, Russia, India, China and South Africa, उन्होंने मिलकर ब्रिक्स बनाया है, जो कि अब ब्रिक्स प्लस भी हो चुका है। These BRICS nations are openly talking about creating a new shared currencies to get around the dollar. अगले साल अगर और देश ज्वाइन करते हैं तो ब्रिक्स देशों की सभी करेंसीज को मिलाकर वे एक डॉलर का ऑल्टरनेटिव बनाएंगे, एक करेंसी बनाएंगे जिसका नाम ब्रिक्स करेंसी होगा और उसका सिंबल बीटा होगा, ऐसा कहा गया है। अब ये पॉसिबल होता है या नहीं, ये तो देखने की बात है, समय ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए यूएस डॉलर पर हमारी डिपेंडेंस वैसे ही बनी हुई है। अगर देखा जाए तो युआन और ब्रिक्स शेयर्ड करेंसी, ये दोनों डॉलर को ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं और इसे कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। सो दिस इज वेयर वी स्टैंड टुडे। The gears are definitely turning. Nations around the world are actively building new systems to try and escape the dollar's orbit. The old order is being challenged in a way we have never really seen before. These might seem like small steps, but together they signal a really significant shift in how the world works. And it leaves us with the ultimate question. A new financial world is being built. But can anything really truly replace the dollar? Or will its iron grip continue to shape our world for years to come? Are we actually watching the beginning of the end for the dollar's reign? Is the dollar's dominance truly ending?
or is it just shifting towards a more fragmented system? But for the first time in nearly a century, real challenges are popping up. The future of global finance is, well, it is being written, rewritten as we speak. So you see the newspaper. Until we meet in the next session. Thank you. Good day.